जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले 6th क्लास के एनसीईआरटी को उठाए हैं, जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को पहले हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में यहाँ पर 10 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 4th चैप्टर है। ये 4th चैप्टर में क्या है ये आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ ही पेशेंस रख करके आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको 1 से 2 घंटा समय लगेगा इसे पढ़ने और समझने में, बट उसके बाद फिर आपको समय नहीं लगेगा ज़्यादा। बस आप 10 से 15 मिनट किसी एक चैप्टर को देंगे और वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ाने के साथ ही, चीज़ों को समझाने के साथ ही ये बताते जाएंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या टिक करके रखना है, जो बार बार आपको ध्यान में रखने के लिए उस पर रिवीजन करना होगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर जो 4th चैप्टर है उसका नाम है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। तो मतलब आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किताबों के बारे में और कब्रों के बारे में। स्टूडेंट है पुस्तकालय में मेरी, यहाँ पर जो मेरी है वो एक स्टूडेंट का नाम है। तो यहाँ पर उनके मन में कुछ सवाल जवाब आएंगे और यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय या लाइब्रेरी जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। और यहाँ से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, जहाँ टीचर कहते हैं कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। अब इसके बाद इस चैप्टर में यहाँ पर हेडलाइन है, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में एक। दुनिया के जितने भी प्राचीन या एंशियंट टाइप के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनमें से क्या एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जब आप अपने टाइम पर 6th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में, तो ये चीज पढ़े होंगे। और अभी तक जितने भी एग्जाम अगर आपने दिए होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो देखे होंगे कि सिविल सर्विस में या स्टेट सर्विस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, वेद 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये चीज शुरू होता है जो आपको ध्यान रखना है, या यूं कहो कि टिक करके रखना है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं और उन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। यहाँ पर सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। तो यहाँ पर सारी चीजों का मतलब भी बता दिया है ऋग्वेद से रिलेटेड, तो ये आपको याद रखना है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो यहाँ पर से लेकर के ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो यहाँ पर जैसे कि ऋग्वेद की हमने बात की थी, तो वहां पर भी ऋषियों ने उसकी रचना की हुई है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जितनी चीजें लिखी हुई हैं उन्हें याद करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो यहाँ पर ऋग्वेद की भाषा को आपको याद रखना है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यहाँ पर स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो आप लोग, उस संस्कृत से थोड़ा अलग है।
इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर संस्कृत और अन्य भाषाओं से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई हैं। देखते हैं कि यहाँ पर ये आपके हिसाब के या आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपी के मतलब भारत और यूरोपीय दोनों को मिलाकर यहाँ पर बात की जा रही है। भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत है भारत और यूरोपीय इन दोनों के हिस्सा है, भाषा का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया है, गुजराती है, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी है और एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में है, माँ हिंदी में है और मदर अंग्रेजी शब्द में है। फिलहाल यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये आपकी सबकी उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के बेस पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, चलेगा। एक बार पढ़ लिए, खत्म करिए। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो लैंग्वेज को लेकर के आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, एक बार पढ़ के। इसके बाद आगे है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, न पढ़ा जाता था और न कुछ। यहाँ पर केवल उच्चारण और श्रवण। तो उच्चारण मतलब बोला और सुनने वाले होते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। मतलब ये कि ऋग्वेद सबसे पहले स्टार्ट में ना लिखा नहीं गया था, इनका कहना है। जो पुरुष थे वो उसे याद कर चुके थे और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे थे अपने शिष्यों के माध्यम से। बाद में उसे लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। मतलब ऋग्वेद के टाइपिंग वाला जो काम है वो अभी 100-200 साल पहले हुआ है, वो ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। बात आती है कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद कैसे पढ़ते हैं, तो यही बात यहाँ पे है। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। इतिहासकार भौतिक स्रोत के साथ लिखित वाले जो किताबें लिखी हुई हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जैसे कि पत्थरों में लिखी गई, कहीं तो लिखी गई है, वो उस पर भी ध्यान देते हैं और उसका भी यूज करते हैं। चलो देखते हैं वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ही सूक्त का अंश है। तो विश्वामित्र का नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप धार्मिक चीजों में थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो, और व्यास और सतलुज नदियों के बारे में ये किसे नहीं पता। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये एक पन्ना है। फिलहाल इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसकी बात करते हैं। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। आपको पता होगा कि हमने बात किया था कि जो पांडुलिपि है वो दो चीजों से मुश्किल से बनाया जाता है, एक ताम्रपत्र से है और दूसरा है भोजपत्र या भुर्जपत्र से बना हुआ ये पांडुलिपि। ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब बात करते हैं विश्वामित्र और नदियों को लेकर के क्या बात चली है। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से
सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। यहाँ पर नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये बात नदियां कह रही हैं। फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। इसके बाद नदियों से फिर बात करते हुए, मतलब कि नदियां बात करती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट भी दे सकता है। अब इसके आगे है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। यहाँ पर बच्चों में खासकर पुत्र की प्राप्ति के लिए बात कही गई है कि अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई होती है, लड़ाई घोड़े से की जाती थी और उसके बाद गायों को जीत करके लाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। पहले तो मवेशी के लिए और सेकंड उपजाऊ जमीन के लिए। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। पानी के स्रोत के लिए भी और दास बनाने के लिए, बंदी बनाने के लिए भी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ये चीज नॉर्मली आपको पढ़ करके थोड़ा याद रखना है, समझना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि रटने पे आ जाओ। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। आगे का टॉपिक है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जैसे कि आगे आप जानते ही होंगे कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या उससे जुड़े पूरे समुदाय के लिए दो शब्द हैं। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जनता के लिए एक प्रयोग होता है जन। और दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द भी निकला। इस विषय पर हम आगे बाद में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर जन के लिए ऋग्वेद में 2 शब्दों का यूज किया गया है, जन और विष। ये आपको एग्जाम के बेस पे याद रखना है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रख भी सकते हैं, पूछा जा सकता है। ये और ये आपको फोकसली याद रखना है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो यहाँ पर जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, और जो इनके विरोधी रहा करते थे उन्हें दास दस्यु कहते थे। तो दास दस्यु किसे कहते थे ये आपको याद रखना है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, दास का मतलब बाद में गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको याद रखना है कि पहले दास या दस्यु किसे कहते थे, बाद में किसे कहा जाने लगा। ये एग्जाम के बेस पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, तो ध्यान रखना है। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था, किनको, दास को। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा पाषाण और पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण पत्थरों से कब्रें बनाई गई वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। महापाषाण 3000 साल पहले और कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत, ये यहाँ ये प्रचलित थी ये प्रथा। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरस्थल दिखाए गए हैं, मानचित्र में हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। तो आगे देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप लोग इमेज देखो किस तरीके से पत्थरों को रखा गया डिजाइन से बना करके, और इसे देख करके पता चलता है कि ये कब्र है। और महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करते हैं। चले, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना। महापाषाण जो कब्र थे उन्हें बनाने के लिए जाहिर सी बात है पहले गड्ढा खोदेंगे, पत्थर लेकर के आओगे, फिर बड़े पत्थरों को तराशा जाता था, मरे हुओं को दफनाया जाता था। इन सब कब्र में कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। अब ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा याद रखना है एग्जाम के बेस पर कि पहले के कब्र में किस तरीके से क्या होता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था, ब्लैक एंड रेडवेयर। ये पहले जब मृतक को दफनाया जाता था तो काले और लाल रंग के बर्तन साथ में रखे जाते थे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर, सोने के गहने, ये भी मिले हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। तो ये सब लोहे के सामान मिले हुए हैं महापाषाण कब्र से। पहली बात, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार है। ये कटार है, ये घोड़े के लिए सामान है और ये कुल्हाड़ियाँ हैं। ये सब चीजें मिली हुई हैं कब्र से। इसके बाद है
लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ये पता कर रहे हैं कि समाज में क्या स्थिति रही है, किस टाइप से लोग रहते थे, क्या मानना था। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जनरली ये सोचा विचारा जा रहा है कि अब उसके साथ जो सामान रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है वो मरे हुए इंसान की ही रही हो। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहाँ पर मानचित्र हम कहीं पर दिखाएगा जो हम आगे देखेंगे। ब्रह्मागिरी में खुद यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। जैसे कि कई सारी कब्रें मिली, उनमें से कुछ कब्रों के पास बहुत सारी चीजें मिली, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, कंकाल मिले, कुछ कुल्हाड़ियां मिली, औजार मिले, सोने चांदी के आभूषण मिले, तो कुछ के पास केवल बर्तन मिले, कुछ के पास केवल कंकाल मिले। तो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उनके ही सामान रहे होंगे, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और अगर उन्हीं के सामान रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिनके पास बहुत सारा सामान मिल रहा है, मतलब समाज में उनकी स्थिति बहुत अच्छी रही है, और जिनके पास कुछ चीजें मिल रही हैं, केवल मिट्टी के बर्तन ही मिल रहे हैं, ये केवल कंकाल ही मिल रहा है, तो मतलब उनकी समाज में स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो कब्र है वो ये भी दर्शा रहा है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ये ध्यान रखना है, बाद में जो लोग दफनाए गए हैं वो पोर्ट होल के माध्यम से दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने या दोबारा आ सकते थे। तो कुछ इस तरीके से भी था, या देखा जा रहा है कि हो सकता है कि भी इस तरीके से, जैसे कि एक जगह कब्र है उसी के आसपास बाकी परिवार वालों को भी दफनाया गया। इसके बाद इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। यहाँ पता चल गया कि ये इनाम गांव के हैं और कोई विशेष व्यक्ति है और ये उसकी कब्र है। तो यहाँ मानचित्र में ये जगह बता दिया गया है। इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव देखिए, यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। इनाम गांव में जो कोई वयस्क युवा वर्ग के किसी की डेथ हो जाती थी तो उसे सीधा लिटा करके दफना दिया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था। ये याद रखना है आपको, जो सिर है उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। खाना पानी भी साथ में रख देते थे उनके बर्तन। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज की गोदाम थी और शव के पैर मुड़े हुए थे। तो घर की स्थिति, शव कहाँ है, ये सब देख करके पता चलता है कि वो विशेष व्यक्ति था और उसको उसी के घर में दफना दिया गया था। इसके बाद है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब हम ये देखते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है कि वो बच्चे का है। छोटा रहेगा कंकाल तो, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। बच्चे का कंकाल है ये तो पहचाना जा सकता है, बट वो लड़की का है या लड़के का, ये नहीं पहचाना जा सकता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। क्या समस्या है? अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब जब ज्वेलरी उनके साथ रखा हुआ है
तो देखते होंगे कि पहले तो राजा भी ऐसा पहनते थे, तो उससे पहले के पुरुष ऐसा नहीं पहनते, ऐसा तो नहीं है। तो हो सकता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी, मेल भी ज्वेलरी पहनते रहे हों। तो यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम करेक्ट है ये बिल्कुल सही नहीं है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला प्रदेश पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर कंकाल का जब परीक्षण किया जाता है तब पहचाना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो कंकाल है, तो महिला और पुरुष इन दोनों के कंकाल में थोड़ा सा अंतर होता है। महिलाओं का जो कंकाल है, तो पेट से जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा चौड़ा रहेगा। वो इस वजह से क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, तो इसलिए उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। तो यहाँ पर इससे पहचान सकते हैं। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ये आपको याद रखना है, चरक ने चरक संहिता लिखी, चिकित्सा पे शास्त्र पर लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। क्योंकि आज जो हम साइंस पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डियां हैं, और चरक संहिता के हिसाब से हमारे बॉडी में 360 हड्डियां हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ लिए और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। तो अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है कि जो चरक है वो दांतों को भी जोड़ लिए हों और कार्टिलेज की जो हड्डियां हैं उनको भी जोड़ लिए, उसके बाद बता रहे हैं। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में बात चल रही है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये इनाम गांव कहाँ है ये मैप में जरूर देखना है, क्योंकि इसकी चर्चा बार बार हो रही है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। हड्डियों के चबाने, उस पर दांत के निशान हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां, ये सब की हड्डियां पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसफरियां एकत्र की जाती थी। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस जैसे कि स्थान का नाम जो बार बार आ रहा है वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है किताब और कब्र के नाम पर। आगे क्या है, आगे की क्लास में हम जानेंगे कि आगे के चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आप उसमें क्या नया सीखेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।